नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सीरीज नंबर दोस्तों यह तीसरी आपकी है। प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस सीरीज का यह तीसरा पार्ट है। बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन करने वाले हैं। आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार की बात करेंगे। तो एग्जाम के पहले पूर्ण तैयारी कीजिए और इन्वायरमेंट में 30 आप में से 25 प्लस का स्कोर प्राप्त कीजिए। जी, आपको पता है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 में से आपको 25 प्लस करना है। हर एक सेशन, हर एक सीरीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण एक स्रोत है, अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का या इनमें से सभी का। देखिए, पर्यावरण स्रोत पूछा गया है। तो देखिए, स्रोत जो होता है सभी लोग जानते हैं, उपरोक्त सभी की बात करेंगे, क्योंकि अधिगम का भी पर्यावरण का स्रोत है, औषधि का और ऊर्जा का भी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण से जो है प्रचुर मात्रा में पादप औषधियाँ की भी प्राप्त होती है और पर्यावरण अधिगम से छात्रों में सामंजस्य एवं भावात्मक क्षमता का विकास होता है। दूसरा प्रश्न दिया गया, आप लोगों की स्क्रीन पर क्या प्रश्न दिया गया है कि ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखना है और उपयुक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे इमेज देखिए सभी लोग ध्यानपूर्वक, और इस इमेज में देख के बताइए आरेख जो दिया गया है। ठीक है, इस आरेख में देख कर यह बताइए कि इसके आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा। 2 बकरी 3 मनुष्य 5 शेर, 2 सूरज 3 बकरी 5 मनुष्य 1 सूरज, 2 बकरी 5 मनुष्य 1 सूरज, 2 पौधा 3 शेर। देखिए, जो आप लोग देख रहे हैं ये होगा, देखिए सभी लोग जानते हैं सूरज एक ही होता है। पहली बात तो ये जानना है, सूरज 1, बकरी 2 और मनुष्य 5 हो जाएंगे। कैसे, आप इमेज में देख रहे होंगे। ऊर्जा श्रृंखला में सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ऊर्जा श्रृंखला का चित्र जो है आप लोग देख पा रहे हैं। ऊर्जा का स्रोत सूर्य की पादप, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक जीव 1 2 3 4 5 एक चरण से दूसरे चरण में ऊर्जा का स्थानांतरण मात्र 10% ही होता है। हमने इसके पहले प्रैक्टिस सीरीज में ये क्वेश्चन भी पढ़ चुका है कि 10% के नियम के बारे में। जैविक पर्यावरण में दोस्तों शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या उपरोक्त सभी। तो सभी जानते हैं जैविक पर्यावरण में आपके उत्पादक भी शामिल होते हैं, उपभोक्ता भी है और अपघटक भी शामिल होते हैं। अर्थात यहाँ पर डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोग सभी लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस क्लास को, इस वीडियो को आपने लाइक अभी तक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे साथियों का। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैविक पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी तत्व आ जाते हैं, क्योंकि जीवित तत्वों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है उत्पादक, जिसे हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, उपभोक्ता या कंज्यूमर हो गया, और अपघटक, और किसकी बात कर रहे हैं, डिकम्पोजर की बात कर रहे हैं। 4th नंबर प्रश्न दिया गया है, ईवीएस एकीकरण है, या आपके एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, ईवीएस एकीकरण है। परिस्थिति, विषाणु विज्ञान और विज्ञान का एकीकरण है, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का एकीकरण है, विज्ञान सामाजिक अध्ययन पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है, या पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का एकीकरण हो जाएगा। तो सभी जानते हैं ईवीएस किसका एकीकरण होता है, तो विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण होता है, जिसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंट स्टडीज की बात करें। 5वां प्रश्न विशाल प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, संभावित प्रश्न आ चुका है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, 1-2 प्रश्न पर्यावरण या इन्वायरमेंट पे जरूर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जल संरक्षण, कचरा निस्तारण या जनसंख्या वृद्धि। अब आपको बताना है पर्यावरणीय मुद्दे के बारे में कि पहला और दूसरा है, या पहला ही है, या दूसरा तीसरा है, या हम कह सकते हैं पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि तीनों हो जाएंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, पर्यावरण के मुद्दे जल संरक्षण भी होता है, कचरा निस्तारण और जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तो पर्यावरणीय मुद्दे कौन कौन से हो जाएंगे, तो सभी आप जानते समझते हैं कि पर्यावरणीय मुद्दे जो है कौन कौन से होंगे। सभी नीचे कमेंट बॉक्स से बताएंगे। तो मुद्दे आप लोग जान चुके हैं, ये सभी मुद्दे हो जाएंगे, क्योंकि देखिए पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी कारक हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और जलवायु पर्यावरणीय मुद्दे कहे जाते हैं। जैसे जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, ये सारे जो है पर्यावरणीय सभी मुद्दे हो जाएंगे।
छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासी मैदान की नहीं है? कीट, मेढक, सांप, खरगोश, लोमड़ी, शेर, प्लावक, मछली, व्हेल, चूहा, सांप, गिद्ध। देखिए खाद्य श्रृंखला में घासी मैदान का नहीं होगा। घासी मतलब समझ लीजिए कि हरा चारा खाने वाला आपका ग्रुप कौन सा नहीं होगा, या घास जो मैदान में घास होती है उसको नहीं खाता हो, उसके लिए वह उपभोक्ता ना हो। तो प्लावक, मछली और भेल, ये तीनों जो है, ये श्रृंखला जो दी गई है घासी मैदान की नहीं है। बाकी कीट, मेढक, सांप, खरगोश, लोमड़ी, शेर, चूहा, सांप, गिद्ध, ठीक है, इनमें से घासी मैदान के ग्रुप में है, लेकिन आपके प्लावक, मछली और भेल में नहीं दिया गया है, क्योंकि एक जलीय श्रृंखला कहलाता है या जलीय क्षेत्र कहलाते हैं। प्लावक एक सूक्ष्म घास होती है। क्या होती है? प्लावक एक सूक्ष्म घास होती है जो मछलियों का आहार होती है, तो यह जलीय स्रोत में आता है, जबकि घासी मैदान का यह ग्रुप नहीं है। सातवां प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत पवन होगा, सूर्य होगा, पौधे होंगे या जानवर होंगे? तो बहुत ही नॉर्मल साधारण सा प्रश्न है, और आपको बता देता हूँ 30 में से प्रत्येक आपके सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, 15 प्रश्न बहुत ही सिंपल साधारण होंगे, सभी लोग दे पाएंगे, इसलिए आपको यह प्रश्न सरल लगते होंगे। जी हाँ, इन्हीं में से प्रश्न आने वाले हैं जो हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपके ये प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो चरम स्रोत है वह पवन, सूर्य, पौधे, जानवर, सभी लोग जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं, सन ऑफ सरदार सूर्य की बात कर रहे हैं। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के परिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है। प्रश्न आ सकता है कि पृथ्वी के परिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा का एकमात्र स्रोत, तो वह कहलाएगा सूर्य का प्रकाश, और यही पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है, और इसे ही परिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं। तो परिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल कौन हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा कहलाती है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो होती है वह सौर ऊर्जा कहलाती है, और इस ऊर्जा की सहायता से हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, और जो होता है कोशिकीय श्वसन करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाली प्रकाश या सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। आठवां प्रश्न है, बेहतरीन लाजवाब संभावित प्रश्न है सिलेक्शन पाने के लिए सभी का, जिनका सपना है गवर्नमेंट शिक्षक बनना या जॉब पाना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। हर एक भाई बहन है गृहिणी का, सभी का स्वागत है दोस्तों। ह्यूमस निर्माण में सहायक कौन होता है? देखिए ह्यूमस की बात कर दी गई, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, सभी। देखिए सभी जानते हैं ह्यूमस निर्माण में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वह अपघटक का होता है। कैसे होगा? क्योंकि कृषि के संदर्भ में मिट्टी के सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं, और जिसमें जैविक पदार्थों की भरपूर मात्रा होती है, और अपघटक ह्यूमस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण जीवित घटक होते हैं जो उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं, और इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन का तथा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नवा प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर, बेहतरीन प्रश्न दिया गया है, सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। इस प्रैक्टिस सीरीज के तीसरे सेट में आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या मिलता है? अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है? ये दोस्तों सीटेट आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन। देखिए अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होता है? सभी कमेंट करेंगे। अत्यधिक चारण का परिणाम होता है मृदा अपरदन, यानी मिट्टी का कटाव। क्या होता है? भूमि को ढकने वाली जो घास होती है वह वनस्पति नष्ट हो जाती है, जिसके कारण खुली भूमि में मृदा के कणों की पकड़ कमजोर हो जाती है, और वे जल अथवा वायु के वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से बह जाते हैं, जिसके कारण भूमि की उर्वरा जो है या उर्वरता नष्ट हो जाती है। 10वां प्रश्न है, नदी मुहाने के लक्षण पूछा गया है। ताजा एवं खारा जल, समृद्ध जैव विविधता, अधिक उत्पादकता, या उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। देखिए नदी मुहाने के लक्षण ताजा एवं खारा जल भी हो जाता है, समृद्ध जैव विविधता भी है, और अधिक उत्पादकता भी है, उपरोक्त सभी आएगा। इसको समझेंगे डिटेल के साथ, क्योंकि ताजा एवं जो जल होता है, खारा जल हो गया, समृद्ध जैव विविधता, अधिक उत्पादकता, ये सारे नदी मुहाने के लक्षण होते हैं। वनों के कटान के प्रमुख परिणाम क्या हो जाएंगे? कि वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश हो जाएगा, जल चक्रण पर प्रभाव पड़ता है, या मृदा अपरदन। उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, अब आपको बताना है। तो
वनों के कटान के परिणाम अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा सही हो जाएगा। केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड या फर्स्ट सेकंड थर्ड, सभी कमेंट करेंगे। तो राइट ऑप्शन किसकी बात करेंगे हम? ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वनों की कटाई का सीधा प्रभाव हमारे परितंत्र पर पड़ता है और वनों की कटाई से वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश तथा जल चक्रण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और वनों की कटाई से मृदा अपरदन और आकस्मिक बाढ़ें जैसी घटनाएं होती हैं और वनों की कटाई से मृदा क्या है, मिट्टी जो है सूखने लगती है, उसमें पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, जिससे मृदा अपरदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वनावरण के कम होने से मृदा अपरदन तीव्र गति से होता भी है और जिससे नदियों का गाद जमाव भी समस्या होती है। वन मृदा के अपरदन एवं भूस्खलन को रोकते हैं, जिससे बाढ़ और सूखे की तीव्रता में कमी आती है। 12वां प्रश्न है, जल चक्र को नियंत्रित करता है घास स्थल, वन, प्लवक या उपरिहोरी नियंत्रित करता है? सभी लोग जानते हैं जल चक्र को नियंत्रित एक ही करेगा, वह हमारा वन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। वन जल चक्र को नियंत्रित करते हैं। वन क्या होते हैं? वन जीवों के निवास होते हैं, निवास स्थल हो सकते हैं या निवास कह सकते हैं, उनका घर ही है वन जीवों का, वन घर कहलाता है। इससे समाज का सौंदर्य, पर्यटन और सांस्कृतिक मूल्य विकसित होता है। वनों का प्रभाव कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र पर भी पड़ता है। CO2 की उचित मात्रा वातावरण में बनाए रखते हैं। वन वातावरण से जल चक्र को नियंत्रित रखने में भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं आपके। अगला प्रश्न देख लेते हैं, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? परिस्थितिक संतुलन, जैव सांद्रण, खाद्य स्तर या जैव अपघटन कहलाती है? देखिए, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों का निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाएगी? वह जैव सांद्रण कहलाती है। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा को जैव सांद्रण कहलाती है। जैव सांद्रण में पर्यावरण से किसी प्रदूषक का खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव में सांद्रण बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक होगा? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक? तो सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा हानिकारक प्लास्टिक होगा, क्योंकि प्लास्टिक ना तो जल्दी सड़ता है ना ही गलता है, इसलिए प्लास्टिक का उपयोग करना बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि ना तो इसे नष्ट किया जा सकता ना ही पुनः चक्रण किया जा सकता है। 15वां प्रश्न है, पेड़ों की कटाई घटाती है, वर्षा घटाती है, मृदा अपरदन, भूस्खलन, उपरोक्त सभी? देखिए, सभी लोग जानते हैं पेड़ों की कटाई क्या घटा। देखिए, प्रश्न को समझना है, प्रश्न जिसने समझ लिया उत्तर को समझ लिया। यहाँ पर ज़्यादातर डी ऑप्शन पर जाते हैं, जहाँ उपरोक्त सभी दिखा कि बस सभी की नज़र डी ऑप्शन पे जाएगी कि बस यही सही होगा। पहले प्रश्न को समझिए, पेड़ों की कटाई घटाती है, पेड़ों की कटाई मृदा अपरदन को नहीं घटाएगी, मृदा अपरदन को बढ़ाती है, भूस्खलन को घटाती नहीं बढ़ाती है। ठीक है, तो पेड़ों की कटाई क्या घटाती है? वर्षा को घटाएगी और मृदा अपरदन को बढ़ाएगी, भूस्खलन को बढ़ाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 16वां प्रश्न दिया गया है कि आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, नजात विज्ञान, वंशावली विज्ञान या प्रतिभाशाली विज्ञान कहते हैं? सभी जानते समझते हैं आप लोग, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं कि आसपास का जो वातावरण है उसमें पशुओं और पौधों के संबंध जो होता है वही अध्ययन पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है, इकोलॉजी की बात कर रहे हैं। और पारिस्थितिकी जीव विज्ञान का एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय को उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं और प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहते हैं। पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैक्ले ने किया था, हमने पिछले सीरीज में बात भी किया था। 17वां प्रश्न है, चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? चांद प्रसाद भट्ट ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, श्याम प्रसाद बहुगुणा ने या वचनी देवी ने गढ़ा था? तो सभी जानते हैं चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने इसे गढ़ा था। पर्यावरण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को वर्तमान में उत्तराखंड में हुआ था। प्रश्न आ सकता है क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा जो है इनका नाम बहुत ही पॉपुलर है, तो इनका जन्म अगर जन्म पूछा जाए तो 9 जनवरी 1927 को कहाँ पर? उत्तराखंड में हुआ था। पहले उत्तर प्रदेश था लेकिन उत्तराखंड जब अलग हुआ तो इसे उत्तराखंड में हुआ था। और बहुगुणा को चिपको आंदोलन और बड़े बांध बनाए जाने की विरोधी आंदोलन का प्रमुख नेता माना जाता था और भारत के
प्रमुख पर्यावरण संरक्षण सुंदरलाल बहुगुणा के प्रयासों का नतीजा रहा कि आंदोलन के बाद 15 सालों तक के लिए उत्तराखंड में सरकार ने पेड़ काटने पर रोक लगा दिया था। 15 सालों तक। अब आप लोग देख सकते हैं कितना यहाँ पे असर पड़ता है, कुछ भी चीज़ें हों। चिपको आंदोलन के दौरान लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा था, और पेड़ों को काटने से बचाते थे, और इस कारण इस आंदोलन को चिपको आंदोलन की संज्ञा दी गई। संज्ञा मतलब एक नाम दिया गया। 18वां प्रश्न है, निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है। नहीं मतलब नेगेटिव प्रश्न है, और ऑप्शन में भी अजैविक दिया गया है। पौधे, वायु, पानी, मिट्टी। समझना है प्रश्न को समझ लिया तो आधा उत्तर तो ही हो जाता है आपका। 50% आपने यही सॉल्व कर ले। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसकी बात कर रहे हैं, अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता। देखिए वायु, पानी, मिट्टी, ये सभी क्या है, अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में माने जाते हैं, लेकिन पौधे यहाँ पे नहीं माना जाएगा, क्योंकि जल, चट्टान, हवा, सूरज, तापमान और आर्द्रता परिस्थिति तंत्र के अजैविक घटक के उदाहरण हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और जीवित जीवों को भी प्रभावित कर सकते हैं, और मानव गतिविधियां शहरी परिस्थितियां तंत्रों को प्रभावित करती हैं। और उदाहरण के लिए अगर देखें कि शहरीकरण से कृषि विकास में कमी आई है, और बांधों, जलाशयों और नहरों के माध्यम से जल नियंत्रण में वृद्धि हुई है, और पौधे वातावरण के जैविक घटक हैं, जिसके अधिकांश सदस्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा शर्करा बनाने में समर्थ होते हैं। 19वां प्रश्न है कि इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था, इकोलॉजी शब्द की रचना करने वाले आपके अर्नेस्ट हेक्ले की बात करेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेक्ले नामक प्राणी विज्ञान शास्त्री 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, और इकोलॉजी शब्द दो ग्रीक, ठीक है, एक लोगोज स्टडी, एक ग्रीक शब्द में आप लोग देख सकते हैं ओकाश हाउस लोगोज स्टडी से मिलकर बना हुआ है इकोलॉजी। 20वां प्रश्न दिया गया है। 25 प्रश्न हम इस सेशन इस क्लास में करने वाले हैं। जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहते हैं। जो जीवाणु के वातावरण का जो जीवित भाग होता है उसे अजैविक कारक, आवास, जैविक कारक या आजीवित कारक कहते हैं। तो सभी जान गए होंगे प्रश्न से ही कि जीवित भाग दिया गया है, जीवित का संबंध जैविक से होता है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को जैविक कारक कहते हैं, क्योंकि जो किसी अन्य जीव की आबादी या पर्यावरण को प्रभावित करता है। जैविक कारकों का मानव जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप में प्रभाव पड़ता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। 21वां प्रश्न है WWF। WWF का आशय क्या है। वर्ल्ड वाइड फंड, सभी लोग जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड फंड की बात करेंगे। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। इससे आशय होता विश्व वन्यजीव कोष। विश्व वन्यजीव कोष या WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना की गई, और इस संगठन का मुख्यालय इंग्लैंड के स्विट्जरलैंड में है। तो WWF का मुख्यालय कहाँ पर है, या विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय स्विट्जरलैंड पर है। वर्ल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड पर है। इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्राणी ज्वाइंट पांडा है, और यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नज़र रखता है, और उसके रखरखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों तथा एजेंसियों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है। तो वह कौन है, IUCN की बात करेंगे। 22वां प्रश्न है किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम या शवाना बायोम। देखिए सर्वाधिक जैव विविधता की बात कर रहे हैं, तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में पाई जाती। सर्वाधिक जैव विविधता की बात करेंगे, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे क्षेत्र होते हैं, ऐसे एरियाज होते हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर के लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। कितने, ध्यान दीजिएगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे होते हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर के लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं, और ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों में पाए जाते हैं। और विश्व वन्यजीव
निधि के बायोम वर्गीकरण के भीतर उष्णकटिबंधीय वर्षा सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एक प्रकार माना जाता है और उन्हें विश्ववीय सदाबहार तराइन वन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। 23वां प्रश्न है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, ब्राजील। तो हम बात कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, चीन की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? सभी जानते हैं, चीन की बात करेंगे। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है और पांडा को चीनी भाषा में झुयांग माओ बोलते हैं। प्रश्न आ सकता है कि पांडा को चीनी भाषा में क्या बोला जाता है? तो झुयांग माओ बोला जाता है। यह विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं। ये चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलानों के पेड़ों पर रहते हैं। और आज का पांडा विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड लाइफ फंड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संरक्षित प्रजातियों में से एक है। WWF की बात करेंगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973, 82, 1992, 1996। तो भारत में जो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो सभी लोग जानते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? 1973 की बात करेंगे, 1973। बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई थी और जीव जंतु संबंधित कुछ प्रोजेक्ट आपके परियोजनाएं भी हैं। प्रोजेक्ट शेर या सिंह परियोजना कब हो गया था? 1972। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना 1973। प्रोजेक्ट एलिगेटर घड़ियाल परियोजना 1975। प्रोजेक्ट गेंडा और हिम तेंदुआ परियोजना 1987। प्रोजेक्ट गजमते या हाथी परियोजना 1992। प्रोजेक्ट रेड पांडा या लाल पांडा परियोजना 1996। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शायद आपको आसानी से याद हो जाएगा। आप देख लेते हैं 25वां प्रश्न, चिपको आंदोलन के प्रणेता। तो सभी लोग जानते हैं, एक ही नाम आ गया, सुंदरलाल बहुगुणा की बात करेंगे, बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यह आंदोलन वृक्षों के काटने के विरोध में 1973 में वर्तमान उत्तराखंड के राज्य से प्रारंभ किया गया था और इस आंदोलन के जिस पेड़ को काटा जाता था उस लोग पेड़ से चिपक जाते थे। हम पिछले क्वेश्चन में बात भी कर चुके हैं। और इस आंदोलन को 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर में वनों की कटाई को रोकने के लिए महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था। और इस आंदोलन के प्रणेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा से चंडी प्रसाद भट्ट, बाबा आमटे, वंदना शिखा, निर्मला देशपांडे भी संबंधित हैं। और श्री बहुगुणा को टिहरी बांध आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता था। तो बहुगुणा को किस रूप में जाना जाता है? कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ये टिहरी बांध परियोजना, ये टिहरी बांध आंदोलन के जनक आपके बहुगुणा हो जाएंगे। इसकी बात करें, सुंदरलाल बहुगुणा की बात करेंगे। तो दोस्तों ये रहे पर्यावरण के बेहतरीन लाजवाब। हमने 25 प्रश्न कंप्लीट कर लिया और सीरीज चल रही, सीरीज नंबर आपकी ये तीसरी है। आने वाली क्लासेज बेहतरीन होने वाली है क्योंकि अब की जो तैयारी चल रही है वह आर और पार की सीधा सिलेक्शन की बारी चल रही है। तो सभी मित्रों को धन्यवाद, सभी का इसी तरह क्लास अटेंड करते रहें। और 1 तारीख से लगभग दोस्तों हर सब्जेक्ट की क्लास होगी, हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट सेशन लाएंगे क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सरोपरि है। हमने ठाना है, क्या ठान लिया कि 1 ऑफ 50 में से दोस्तों 125 प्लस का स्कोर करना है और अपने सपने को साकार करना है। धन्यवाद सभी का।